केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस चैप्टर के कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से अभी एमसीक्यूज बचे हुए हैं जो इस चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स केमिस्ट्री फॉर आईआईटी जेईई नीट एम्स और देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना से और कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। Question number 1. Considering same velocity, which of the following has the highest wavelength? First option electron, second option proton, third option neutron, लास्ट ऑप्शन अल्फा पार्टिकल। तो आपको बताया गया कि अगर वेलोसिटी को हम सेम मान लें, इन चारों पार्टिकल के लिए वेलोसिटी को हम सेम मान लें, तो इनमें से किस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ हाईएस्ट होगा। इसके पहले आपको डुअल नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर में बताया गया था कि इफ ए पार्टिकल इज इन मोशन इट बिहेव्स लाइक वेव। अगर कोई पार्टिकल गतिशील अवस्था में है तो वह वेव के समान बिहेव करता है, और अगर पार्टिकल वेव के समान बिहेव कर रहा है तो नेचुरली उस वेव का कुछ वेवलेंथ होगा। उस वेवलेंथ के लिए इक्वेशन दिया गया है, दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन, और उस इक्वेशन को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप चाहें तो पहले इसको ट्राई कर लीजिए और फिर आप जा करके नेक्स्ट पेज में देखिए कि आपने सही बनाया या कहीं कोई गलती हो गई है। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर ए इलेक्ट्रॉन। क्यों है भाई इलेक्ट्रॉन? एक्सप्लेनेशन देखिए। फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, यानी किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव का जो वेवलेंथ होता है दैट इज लैम्डा, ये इक्वल होता है एच प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दैट इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। आप साफ साफ देख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एस इज कांस्टेंट, वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अगर पार्टिकल के वेलोसिटी को हम सेम मान लें तो वेवलेंथ किस पर डिपेंडेंट हो गई? मास पर। और आप देख सकते हैं कि मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड है वेवलेंथ। क्लियर है? तो नेचुरली जिस पार्टिकल का मास सबसे कम होगा उससे एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। और जो गिवन पार्टिकल है उनमें सबसे हल्का, सबसे लाइटेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन है। किसका मास सबसे कम है? दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेव का वेवलेंथ हाईएस्ट होगा। देखिए आगे क्या लिखा है। दस द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल इन मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये दिख रहा है आपको। इफ द वेलोसिटी इज सेम देन लैम्डा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। क्या हो जाएगा? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। Thus, the lesser is the mass of particle, larger will be the wavelength associated with it। यानी जिस पार्टिकल का मास सबसे कम होगा उससे एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए थोड़ा ऑप्शन में हम दोबारा चलते हैं। ये देखिए आप, यहां पर सबसे हल्का कौन था? इलेक्ट्रॉन था। क्लियर है? अब उससे भारी कौन है? इलेक्ट्रॉन के बाद किसका नंबर आता है? याद रहे, प्रोटॉन का। और प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, एक जनरल सा फैक्ट है, बट न्यूट्रॉन इज हैवियर। प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा हैवियर है कौन? न्यूट्रॉन। और इससे भी ज्यादा हैवियर है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वह प्रोटॉन के मास का अबाउट 4 टाइम्स होता है। तो यहां सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस पार्टिकल के लिए होगा? तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन। याद रहे, इफ वेलोसिटी सेम, कंडीशन डाल दिया गया है, अगर वेलोसिटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, देन नंबर आएगा प्रोटॉन का, देन न्यूट्रॉन का, और सबसे कम वेवलेंथ किसके लिए होगा? तो अल्फा पार्टिकल के लिए होगा, क्योंकि उसका मास सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट?
कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपान एम वी, सेकेंड ऑप्शन लैम्डा इक्वल्स टू रूट 2m/e_k, हियर m इज मास ऑफ पार्टिकल एंड e_k is kinetic energy of particle. C, lambda equals to h upon root 2qmv. Q is charge on particle, m mass of particle, v is potential difference. क्लियर है? वोल्टेज. लास्ट ऑप्शन इज नन. बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. क्लियर है? आईआईटी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व होगा ये देखिए. आप चाहें तो पहले ट्राई कर लीजिए और देन आगे जाकर के देखिए एक्सप्लेनेशन में कि कैसे बनेगा ये. यस, आंसर इज बी, लैम्डा इक्वल्स टू रूट 2m/e_k. ये जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सारे ऑप्शंस वहां पर सही दिए गए थे. चलिए चेक करते हैं. एक्सप्लेनेशन देखिए फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन. डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपान mv. ये पहला ऑप्शन था, मतलब वो सही था. क्लियर है? सिंस काइनेटिक एनर्जी E_k, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, इक्वल होता है हाफ mv². Therefore mv² इक्वल होगा 2e_k के. जस्ट हमने साइड चेंज किया है 2 का. mv² इक्वल हो गया 2e_k और m² v², याद रहे m से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. m² v² इक्वल हो गया 2m/e_k. Therefore mv क्या होगा? यहां रूट हो गया है, आगे भी रूट हो जाएगा, इक्वल्स टू रूट 2m/e_k, दैट्स इक्वल्स टू p. देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू h अपान mv की जगह हम क्या लिख सकते हैं? mv की जगह लिख सकते हैं रूट 2m/e_k. तो लैम्डा इक्वल हो गया h अपान रूट 2m/e_k हो गया. जबकि ऑप्शन में लैम्डा इक्वल्स टू रूट 2m/e_k लिखा हुआ है. ये h अपान करके अगर लिखता तो ऑप्शन वो शायद सही होता. क्लियर है? सही स्टेटमेंट होता. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. तो ये जो ऑप्शन यहां जो दिया गया है ये गलत दिया गया है. लैम्डा इक्वल्स टू रूट 2m/e_k नहीं होता, बल्कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपान रूट 2m/e_k होता है. क्लियर है? आगे देखिए. एक और ऑप्शन दिया गया था, उसे यहां चेक किया गया है. बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट भी यहां डिस्कस हुआ है. याद रहे, जब हम क्वेश्चन का आंसर या एक्सप्लेनेशन बनाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो पूरी तरह आपके सामने आए, ताकि आप उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे इजिली बन जाए. देखिए क्या बोल रहे हैं. इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल. बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है. ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार कन्वर्ट होता है. तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो जिस पर q चार्ज है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस v लगा करके एक्सेलरेट किया जाए, उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसका फार्मूला देखिए. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इक्वल होगा हाफ mv², दैट्स इक्वल्स टू qv, वेयर q इज चार्ज ऑफ पार्टिकल. और m² v² का वैल्यू, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं. m² v² का वैल्यू हो जाएगा 2qmv और mv इक्वल हो जाएगा mv. ये रूट हो गया है तो इसका भी रूट हो जाएगा. क्या हो गया? रूट 2qmv, दैट्स इक्वल्स टू p. दस लैम्डा इक्वल्स टू होगा h अपान रूट 2qmv. h अपान p होता है, p की जगह हमने क्या लिख दिया? रूट 2qmv. तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपान रूट 2qmv. ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ था, ये सही ऑप्शन था. तो हाँ, जो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से 3 तो सही ऑप्शन मिले. इसमें से एक ऑप्शन जो था, जो इनकरेक्ट था, उसको हमने चॉइस कर लिया. तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम बन गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 3. If a particle having a charge q is accelerated with a potential difference of v, then wavelength associated with particle will be. तो बोला गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर q चार्ज है, उसको एक्सेलरेट कर दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस v लगा करके, तो उस पार्टिकल से रिलेटेड वेव का वेवलेंथ कितना होगा? क्लियर है? ऑप्शन दिया हुआ है q अपान mv. सेकेंड ऑप्शन, दिस इज बी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी लिखा हुआ है, दैट इज रूट 2m/e_k.
सी ऑप्शन इज h/√2qmb एंड लास्ट ऑप्शन इज नन। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और वैल्यू आया था, आपको याद होगा, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2qmb। बिल्कुल रट डालिए, इससे रिलेटेड सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है और आपसे यहाँ पर ऑप्शन के फॉर्म में भी ये रिलेशन पूछा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पूछा गया है। देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप इसको। आंसर इज सी h/√2qmb। एक्सप्लेनेशन देखिए, सेम एक्सप्लेनेशन इसके पहले हमने डिस्कस किया था। इस एक्सप्लेनेशन को वही यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, तो अगेन रीड करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपको पता है लैम्डा इक्वल्स टू h/√2qmv होता है इफ ए पार्टिकल हैविंग चार्ज q इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। Question number 4. The limiting value of product of uncertainty in position and momentum of an electron is। आपको बोला जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है। याद रहे, पूरी तरह हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या है इसमें? ऑप्शन ए h/2π, सेकेंड ऑप्शन h/π, थर्ड ऑप्शन 3h/2π, लास्ट ऑप्शन इज h/4π। आप चाहें तो ट्राई कर लीजिए और फिर आगे जाकर के देखिए कि कैसे बनेगा ये प्रॉब्लम। तो आपको याद होगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसी पर बेस्ड है, उसी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वही क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ है। देखिए एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर इसका डी है h/4π। एक्सप्लेनेशन क्या होगा देखिए, एज पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है डेल्टा एक्स that is uncertainty in position into delta p that is uncertainty in momentum is either equal to or greater than, किसका साइन है? इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। याद रहे यही रिलेशन वहां क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ है, तो आंसर उसका h/4π, ये लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। तो ये आंसर उसका डी हो गया h/4π। लिमिटिंग वैल्यू से मतलब दोनों के प्रोडक्ट का जो मार्जिनल वैल्यू है वह कितना होगा। याद रहे h/4π की या तो इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, तो लिमिट कहां लग गया? h/4π पर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5. The energy of electron emitted in photoelectric effect depends upon which of the following parameter of incident light। तो आपसे बोला जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऊपर जब रेडिएशंस पड़ते हैं दे स्टार्ट इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, हमारे वीडियोस में भी अवेलेबल है, तो आप जाकर के वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के किस पैरामीटर पर एमिटेड इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है? पहला ऑप्शन है इंटेंसिटी, सेकेंड ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन है बोथ, लास्ट इज नन। तो क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके नीट स्टैंडर्ड का। देखिए कैसे बनेगा, आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, फ्रीक्वेंसी। क्या है इसका आंसर? फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लेनेशन देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट and is given by the following expression. Ke, kinetic energy, equal होता है half mv square, that's equals to h into nu minus nu zero, where h is Planck's constant and nu zero is threshold frequency। तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वह डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। किसकी काइनेटिक एनर्जी? तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे दोनों क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। कभी ऊपर वाला पूछा जाता है तो कभी ये नीचे वाला क्वेश्चन बहुत ही खास है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनकी संख्या इंसिडेंट लाइट के किस पैरामीटर पर डिपेंडेंट होती है। ऑप्शन है यहां पर इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, बोथ, नन। देन इस बार क्या आंसर होगा, तो इस बार आंसर होगा इंटेंसिटी। याद रहे इंटेंसिटी लाइट की जितनी ज्यादा होगी, कहने का मतलब ये कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़ेंगे सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। क्लियर है। लेकिन उनकी एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, तो एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। तो आंसर यहां पर है ए इंटेंसिटी। ये देखिए आंसर है ए इंटेंसिटी। एक्सप्लेनेशन देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन intensity of incident light, while the energy of electron emitted depends upon the frequency of incident light। बड़ा ही खास फैक्ट है ये। इसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो आप देख सकते हैं, जाकर के रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ग्राफ को भी मैंने डिस्कस किया था। वो सारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको मालूम है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी आपतित प्रकाश के फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर है। जबकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, यानी पड़ने वाले प्रकाश के इंटेंसिटी पर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following quantum numbers has been introduced to explain Zeeman effect। बोला गया कि इनमें से किस क्वांटम नंबर का यूज जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया था, या किसको जीमैन इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए किया गया था। ठीक है। पहला ऑप्शन है n, that is principal quantum number, second option L azimuthal quantum number, third option है m magnetic quantum number, and last option is S, that is spin quantum number। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड वन। तो क्या आंसर होगा, आप चाहे पहले ट्राई कर लीजिए और देन आगे जाकर के देखिए कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, कहीं गलती तो नहीं हो गई। चलिए देखते हैं। आंसर है यहां पर सी एम, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक्सप्लेनेशन देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम को यूज किया गया है जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या है जीमैन इफेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगे आएगा भी, तो हम यहां भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे मिलेगा वो आपको। Question number 8, which of the following quantum numbers represents the size of an orbital। कौन सा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के साइज को, whether it is smaller or bigger, ऑर्बिटल छोटा है या बड़ा है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, सेकेंड ऑप्शन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l, थर्ड ऑप्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, एंड लास्ट ऑप्शन इज स्पिन क्वांटम नंबर s। तो याद रहे जब हम साइज की बात कर रहे हैं, याद रहे शेप की नहीं, साइज की, जब हम साइज की बात कर रहे हैं तो साइज चाहे वह ऑर्बिटल का हो, सब सेल का हो या सेल का हो, साइज विल बी डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर हम शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिसाइड करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आप देखेंगे एल का वैल्यू, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू अगर 0 है तो जो ऑर्बिटल होता है वो एस ऑर्बिटल कहलाता है और स्फेरिकल शेप का होता है। एल का वैल्यू अगर 1 है तो पी ऑर्बिटल कहलाता है, पी ऑर्बिटल जो कि डम्बेल शेप का होता है। एल का वैल्यू 2 है, डी ऑर्बिटल कहलाता है डबल डम्बेल शेप। तो जब हम शेप की बात करते हैं तो वहां पर शेप के द्वारा कौन डिसाइड करता है ऑर्बिटल का शेप, तो आंसर विल बी एल। लेकिन अगर साइज की बात हो रही है तो साइज चाहे वह सेल की हो, सब सेल की हो, ऑर्बिटल की हो, दैट इज डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। और जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा इनकी साइजें बढ़ती चली जाएंगी, चाहे वह सेल हो, सब सेल हो और ऑर्बिटल हो। चलिए देखिए इसका आंसर।
आंसर इज ए एन, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन determines the size of cell, subcell and orbitals of the atom, while azimuthal quantum number L determines the shape of different orbitals. For example, value of L, shape of orbital. अगर L का वैल्यू 0 है, orbital is spherical क्योंकि वो s orbital होता है. If L equals to 1, then dumbbell shaped, 2 double dumbbell shaped, 3 complicated shape. चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, नीट स्टैंडर्ड का। कौन सा क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ए एन, सेकेंड ऑप्शन बी एल, सी ऑप्शन एम, डी ऑप्शन एस। दैट इज प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर में से कौन सा ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लियर है। देखिए क्या है इसका आंसर, आंसर इज एम, दैट इज सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक्सप्लेनेशन देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m represents the orientation of different orbitals in magnetic field, hence it is also called orientation quantum number। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिफरेंट ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रहे, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर किसका सेकेंड नेम है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। वहीं एक आता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का सेकेंड नेम है, क्लियर है। तो आपने देखा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू फाइनर लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का पतली पतली लाइनों में, फाइनर लाइंस में स्प्लिट हो जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन इज ज़ीमैन इफेक्ट, सेकेंड ऑप्शन स्टार्क इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन रमन इफेक्ट, लास्ट ऑप्शन कॉम्पटन इफेक्ट। हियर आंसर इज ज़ीमैन इफेक्ट। यहाँ ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये जो दो इफेक्ट हैं, ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट तो आपको ऐसे ही दे दिया गया है। एक्चुअल में फिजिक्स में आप लोग स्टडी करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आंसर इज ज़ीमैन इफेक्ट। क्यों है, आगे देखिए एक्सप्लेनेशन। Answer A, Zeeman effect. Explanation: the splitting of spectral lines into finer lines in magnetic field is called Zeeman effect, while the same in electric field is called Stark effect. तो आपने देखा कि जिस सब्सटेंस का हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, याद रहे एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसका डिटेल्ड में जो है वीडियो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देख सकते हैं। तो सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम लिया जा रहा है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मैग्नेट के दो पोल्स के बीच रख दें, तो हम देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रम में सिंगल लाइन दिखती थी वो बहुत सारी पतली पतली लाइनों में स्प्लिट हो जाती है। जैसे ये सिंगल लाइन दिख रही थी, कब? इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 3 अलग अलग लाइन में उसी पोजीशन पर, यहां देखिए 3 लाइंस में स्प्लिट हो गई। या ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड में 4 या 5, यहाँ 5 देख रहे हैं, लाइंस में स्प्लिट हो गई। ये जो फेनोमेना होती है वो क्या कहलाती है? ज़ीमैन इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू फाइनर लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाता है? ज़ीमैन इफेक्ट। सबकी यही फेनोमेना अगर आप सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट के बीच रख दें, तो भी ये फेनोमेना देखने को मिलती है, लेकिन उस समय उसे हम स्टार्क इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं। आज के लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस किए जो बहुत ही एक्सपेक्टेड थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो उनको तो आप इजीली बना लेते हैं किसको देख करके। तो वीडियोस आप जा करके देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में क्वांटम नंबर्स के उनके वीडियोस देखिए, उनमें ही क्वेश्चंस को डिस्कस करके दिखाया गया है। तो इस चैप्टर को हम यहीं रोकेंगे और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। याद रहे, पूरी केमिस्ट्री का वह बैकबोन है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उनके बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत ही खास। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे, आज का लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनके पीडीएफ फाइल चाहिए या आपको वीडियो लेक्चर तो यही चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप chemistryforcompetition.com, अभी जस्ट मैंने लॉन्च किया है, हमारा खुद का वेबसाइट है जिस पर मैं बहुत वर्क कर रहा हूं आपके लिए। तो ये chemistryforcompetition.com, इस साइट पर जाइए, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। क्योंकि कई बार लोग बोलते रहते हैं सर पीडीएफ नोट्स अपलोड कर दीजिए, तो वो आपकी शिकायत दूर कर दी गई है। जो भी यहाँ वीडियोस आ रहे हैं या जो नहीं भी आए हैं उनके पीडीएफ नोट्स, क्लास 10th के, 11th के, 12th के पीडीएफ नोट्स केमिस्ट्री के, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक के नोट्स थोड़ा कम मिलेंगे क्योंकि अभी उस पर वर्क चल रहा है, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक के पूरे नोट्स वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहिए इस साइट पर chemistryforcompetition.com और वहाँ से आप नोट्स अपलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।